अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 16 का टॉपिक है आरसी सीरीज एंड आरएल सीरीज सर्किट। लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। आरसी सीरीज सर्किट नाम से जाहिर है कि ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, रेजिस्टर और कैपेसिटर का। उसमें आप देख सकते हैं कि रेजिस्टर और कैपेसिटर में सबसे पहली बात है सर्किट इन विच रेजिस्टर एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज़। डायग्राम पर गौर कीजिएगा कि इसमें रेजिस्टर कैपेसिटर दोनों कनेक्टेड हैं। किस तरह? सीरीज़ के अंदर। अगर ये रेजिस्टर और कैपेसिटर सीरीज़ में अटैच हैं तो करंट इसमें क्या रहेगा? सेम। इसलिए मैंने आई सेम रखा है यहाँ पर। ये भी आई है, करंट आई, करंट आई। ये इसका सर्किट डायग्राम। जैसे हमने इसी थ्रू कैपेसिटर, रेजिस्टर और इंडक्टर में सर्किट डायग्राम, फेजर डायग्राम और वेक्टर डायग्राम ड्रॉ की थी, वैसे यहाँ पर भी इस टॉपिक में ऐसे सर्किट डायग्राम हो गई। अब इसकी फेज डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं बनाई क्योंकि बुक में नहीं बनी हुई इसलिए, लेकिन वैसे है सही इसकी। तो आप जस्ट इसके वेक्टर डायग्राम की तरफ तवज्जो करेंगे। ये जो वी आर इक्वेशन है, वी इक्वल्स टू आई आर, आप सब जानते हैं कि ये इक्वेशन में वोल्टेज और करंट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज और करंट जो होते हैं वह इन फेज होते हैं रजिस्टर के अंदर। क्योंकि हमारा टॉपिक है आर सी सीरीज़, रजिस्टर और कैपेसिटर। अगर रजिस्टर की बात करते हैं तो वोल्टेज और करंट सेम रहेगा, यानी इन फेज रहेंगे, यानी पैरेलल रहेंगे। इसलिए वी आर इक्वल्स टू आई आर, और ये दोनों पैरेलल लाइन शो करा रही हैं कि सेम डायरेक्शन में है, यानी इन फेज है, थीटा 0 डिग्री। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर और वोल्टेज के लिहाज से ज़रा और करें। इसी लाइन के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज क्या कर रहा है? लैग। और आप जानते हैं कैपेसिटर में करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। सो कैपेसिटर की वेक्टर डायग्राम भी हो गई, रजिस्टर की वेक्टर डायग्राम भी हो गई। ये रजिस्टर की सिमिलर लाइन और ये दोनों के दरमियान एंगल 90, तो ये कैपेसिटर की लाइन। दरमियान में एक लाइन है जिसको हम इम्पीडेंस कहते हैं। इम्पीडेंस क्या होती है? कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस का नाम है इम्पीडेंस। और वो दोनों की रेजिस्टेंस होगी किस किस के दरमियान? रजिस्टर के दरमियान भी और कैपेसिटर के दरमियान भी। ये इम्पीडेंस लाइन है, इंक्लाइन लाइन। तो आगे चलता हूँ, कैपेसिटर के हवाले से कोई बात करता चाहूँ। कैपेसिटर में वेक्टर डायग्राम ये बता रही है हमें क्या, कि करंट जो है वो लीड कर रहा है वोल्टेज के जरिए बाय एंगल ऑफ 90 डिग्री। ऊपर में मैंने डायग्राम में बताया करंट लीड कर रहा है 90 डिग्री से, लेकिन रजिस्टर में वोल्टेज और करंट दोनों क्या होते हैं? इन फेज। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? जैसे मैंने दरमियान में इंक्लाइन लाइन ड्रॉ की थी, एक्स और वाई के दरमियान में से जो इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उसका पाइथागोरस थ्योरम कहता है एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट, यानी वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। वी आर की बात करते थे वी इक्वल्स टू आई आर, वी सी की बात करते हैं वी इक्वल्स टू आई एक्स ई। ये भी रेजिस्टेंस करंट, रेजिस्टेंस करंट, दोनों का स्क्वायर ओपन करेंगे, आई स्क्वायर आर स्क्वायर, आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर स्क्वायर। आई स्क्वायर जब बाहर कॉमन निकालेंगे साथ अंडर रूट भी आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। तुम्हारा रिजल्ट बन गया वी आर इक्वल्स टू आई इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स ई स्क्वायर अंडर रूट। ये रूट मीन्स के वैल्यू है, रूट मीन्स के वैल्यू है हमारे पास वोल्टेज की, जो रजिस्टर और कैपेसिटर के दरमियान में आई है। अब उसी जो इम्पीडेंस लाइन को मैं बता रहा था उसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसका यूनिट है ओम, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को शो कराती है और ये कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस है। और ये कंबाइंड इफेक्ट रेजिस्टेंस ऑफर कौन कौन करता है? कैपेसिटर भी और रजिस्टर भी। तो होम्स लॉ कहता है वी इक्वल्स टू आई आर, वी इक्वल्स टू आई जी। जैसे आर जी से रिप्लेस करते हैं, जी इक्वल्स टू वी ओवर आई। इक्वेशन नंबर 1 को हम यहाँ यूज़ करेंगे, जो ऊपर प्रूफ की हमने वी आर एम एस की, वो यहाँ पर लगाएंगे हम। तो जी मॉड यानी मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, इक्वल्स टू वी की वैल्यू है आई इंटू आर के प्लस एस के अंडर रूट डिवाइड बाई आई। आई से आई क्या हो गया? कैंसिल। तुम्हारा रिजल्ट बन गया क्या? जी इक्वल्स टू आर के प्लस एक्स के अंडर रूट। आर के प्लस एक्स ही 1 ओवर ओमेगा सी के इक्वल होता है, तो और ओमेगा किसके इक्वल है? 2 पाई एफ के। तो रिजल्ट बन गया आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 पाई एफ से होल स्क्वायर अंडर रूट। ये इम्पीडेंस की हमारे पास वैल्यू आ गई है, और ये मैंने इसको फाइनली लिखा है जी इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 पाई एफ से होल स्क्वायर अंडर रूट। अब क्योंकि ये वेक्टर डायग्राम है तो वेक्टर मैग्नीट्यूड तो हमने जी फाइंड कर लिया, अब उसकी क्या फाइंड करेंगे? डायरेक्शन। टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी टेन इनवर्स आई आर ओवर आई एक्स। तो आर वाई की जगह वी सी और अभी आर एक्स की जगह वी आर, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। वी इक्वल्स टू आई एक्स ई, वी इक्वल्स टू आई आर, आई सी आई क्या हो गया? कैंसिल। तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स ई बाई आर। इसको डायग्राम को हमने वेक्टर के लिहाज से ड्रॉ किया। ये रजिस्टर की लाइन, ये कैपेसिटर के दरम्यान में जी इम्पीडेंस है।
तो इक्वेशन बन गई हमारे पास tan इनवर्स एक्स सी बाई आर 1/ओमेगा सी आर यानी 1/2π/f/c/r। ये था हमारा आर सी सीरीज सर्किट। सेम उसी तरह इसका दूसरा पार्ट आर एल सीरीज सर्किट, क्योंकि वहाँ पर रजिस्टर और कैपेसिटर थे, यहाँ आर रजिस्टर और इंडक्टर है। और यहाँ लिखा हुआ इट कंसिस्ट ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज विद इंडक्टर कॉल्ड आर एल सीरीज सर्किट। ये रजिस्टर ये इंडक्टर सीरीज सर्किट, करंट सेम रहेगा। ये इसकी सर्किट डायग्राम और उसकी वेक्टर डायग्राम सेम उस तरह जैसे पिछला टॉपिक था। तो वी आर इक्वस टू आई आर और वी एल इक्वस टू आई एक्स एल। ये हमारे पास रजिस्टर की लाइन, ये हमारे पास इंडक्टर की लाइन। एक्चुअली ये वाली वोल्टेज की है, क्योंकि वोल्टेज लीड करता है और करंट क्या करता है इसमें लैग, क्योंकि ये इंडक्टर है। और दरम्यान में वही बात इम्पीडेंस लाइन जो एंगल थीटा बना रही है विद एक्स एक्सिस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर वाई कंपोनेंट स्क्वायर अंडर रूट, एक्स में वी आर और वाई में वी एल स्क्वायर अंडर रूट। वी इक्वस टू आई आर वी इक्वस टू आई एक्स एल। वहाँ आई एक्स सी था, यहाँ आई एक्स एल, वहाँ पर कैपेसिटर था, यहाँ इंडक्टर। दोनों का स्क्वायर ओपन करेंगे, आई स्क्वायर आर स्क्वायर, आई स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर, कॉमन निकालेंगे आई स्क्वायर बाहर अंडर रूट के साथ, बाकी रहेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो आई इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये आर एम एस वैल्यू है किसकी, वोल्टेज की। और ये वोल्टेज किसके दरमियान, रजिस्टर और इंडक्टर के दरमियान। पहले वाला जो टॉपिक था इससे ऊपर वो रजिस्टर और कैपेसिटर के दरमियान था, लेकिन अब रजिस्टर और इंडक्टर के दरमियान। जब इंडक्टर और रजिस्टर के दरमियान हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गई, आर एम एस वैल्यू आ गई, तो हम क्यों ना उसकी इंपीडेंस फाइंड करें। इंपीडेंस मैंने आपको बताया था कि ये कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस है। किस किस के दरमियान, रजिस्टर के दरमियान और इंडक्टर के दरमियान। पहले रजिस्टर और कैपेसिटर, अब रजिस्टर और इंडक्टर। फॉर्मूला वही वी इक्वस टू आई आर वी इक्वस टू आई जी, क्योंकि आर को जी से रिप्लेस कर दिया, जी इक्वस टू वी ओवर आई। वी ओवर आई, वी की वैल्यू हमने पुटअप किया, ऊपर वैल्यू फाइंड किया, आई इंटू आर स्क्वायर एक्स, आई से आई कैंसिल, तो रिजल्ट हमारा ये आ गया। अब आर स्क्वायर तो है एक्सएल किसके इक्वल होता है, ओमेगा एल के। जैसे हमने कहा कि एक्स सी 1/ओमेगा सी, इस तरह एक्सएल ओमेगा एल स्क्वायर है। तो हमारा रिजल्ट आ गया आर स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह 2π/f/l होल स्क्वायर अंडर रूट। ये हमारी आ गई मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये वेक्टर है तो हम उसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे। डायरेक्शन के लिए फिर वही बात, ये रजिस्टर लाइन, इंडक्टर लाइन, इम्पीडेंस लाइन। तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। डायरेक्शन के लिए वाई की जगह वी एल, एक्स की जगह वी एक्स, तो वी आई इक्वल्स टू आई एक्स एल, वी आर इक्वल्स टू आई आर, आई से आई कैंसिल, थीटा tan इनवर्स ओमेगा एल ओवर आर। ये था हमारा आर एल सी सी सर्किट हो गया। तो हमने दोनों टॉपिक पढ़े, आर सी सीरीज़ भी और आर एल सीरीज़ भी, दोनों ऑपोजिट थे। आगे चलता हूँ, मोस्ट एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन, आर एल सी सीरीज सर्किट, या इसका दूसरा नाम सीरीज रेजोनेंस सर्किट। इसका तीसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं एक्सेप्टर सर्किट। तो आर एल सी सीरीज सर्किट, सीरीज रेजोनेंस सर्किट, या एक्सेप्टर सर्किट क्या होते हैं, आगे चलते हैं देखते हैं। सबसे पहली बात, रेजोनेंस क्या होती है। ऐसी कंडीशन जिसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट हमें देता है मैक्सिमम रिस्पॉन्स, कंडीशन इन विच एन इलेक्ट्रिक सर्किट गिव्स मैक्सिमम रिस्पॉन्स ऑफ एन एम्पलीट्यूड टू एन एक्सटर्नल सर्किट। तो हम ये कह सकते हैं ऐसी कंडीशन जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैक्सिमम रिस्पॉन्स देगा एम्पलीट्यूड का, जब एक्सटर्नल सर्किट उसके साथ कनेक्टेड किया जाएगा। तो एक्सटर्नल सर्किट का और इलेक्ट्रिकल करंट का मैक्सिमम रिस्पॉन्स जब मैच कर जाए तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड की आती है और उस पर रेजोनेंस पता होती है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि दो फ्रिक्वेंसीज मैच करें तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाए। जब फ्रिक्वेंसीज मैच करती हैं तो प्रोसेस अकर होगा, उसका नाम होगा रेजोनेंस। और यहाँ दो कंडीशन अराइज होती हैं इस तरह। कौन कौन सी कंडीशन, जब फ्रिक्वेंसी लार्ज हो, तो फ्रिक्वेंसी लार्ज हो तो हमारे पास कॉम्बिनेशन में आर एल सी तीनों कनेक्टेड है सीरीज़ में, ये सर्किट डायग्राम। और यहाँ लिखा है मैंने सीरीज रेजोनेंस है, जिसको एक्सेप्टर सर्किट भी कहते हैं। अब आर एल सी सर्किट में सबसे पहली बात मैंने कही कि क्या, फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम, क्योंकि मैंने ऊपर हेडिंग दी है कि व्हेन फ्रिक्वेंसी इज़ लार्ज। ये फ्रिक्वेंसी जब क्या कर दी हमने, लार्ज कर दी। जब फ्रिक्वेंसी लार्ज करेंगे तो एफ़ की वैल्यू होगी मैक्सिमम। हमने फॉर्मूला पढ़ा एक्सएल ओमेगा एल, ओमेगा 2π/f, एफ लार्ज तो एक्सएल भी लार्ज। जैसे फ्रिक्वेंसी लार्ज होगी, एक्सएल इंडक्टर की मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर एक्सएल लार्ज होगी, ओ एफ के लार्ज होने से एक्सएल लार्ज होती, तो सर्किट हमारा सारा का सारा कौन सा हो जाएगा, इंडक्टिव। क्योंकि यहाँ इंडक्टेंस डोमिनेट कर रही है कैपेसिटेंस के ऊपर, क्योंकि कैपेसिटेंस अब कम हो जाएगी, इंडक्टेंस मैक्सिमम होगी। इंडक्टेंस मैक्सिमम क्यों होगी, ये फॉर्मूला है। 2π/fl में एफ विल इंक्रीज तो एक्सएल भी इंक्रीज। इसका दूसरा पोर्शन है कि जब फ्रिक्वेंसी को स्मॉल करते हैं, एफ स्मॉल हो गया, तो अब एक्सी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं 1/ओमेगा/c 1/2π/fc। अब यहाँ गौर कर सकते हैं, जब अगर एफ स्मॉल हो गया तो एक्सी लार्ज हो गया, और अगर एक्सी लार्ज हो गया इसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ रही है। एज फ्रिक्वेंसी स्मॉल एक्सी लार्ज, सर्किट कैपेसिटिव हो जाएगा, और कैपेसिटेंस क्योंकि डोमिनेट कर रही है किसके ऊपर, इंडक्टेंस के ऊपर। अब एक में हमने कहा सर्किट हमारा इंडक्टिव, दूसरी कंडीशन में हमने कहा कैपेसिटर हमारा सर्किट हमारा कैपेसिटिव।
लेकिन आगे मैं लिखता हूँ कि व्हेन एक्सएल एंड एक्सी बिकम्स बोथ इक्वल, जब दोनों इक्वल कर दें तो वही बात आ गई, मैक्सिमम रिस्पॉन्स हासिल होगा। देन दिस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। हमने पहले पढ़ी ये बात कि जब दो फ्रिक्वेंसीज आपस में मैच करती हैं, दो इंडक्टेंस यानी एक इंडक्टेंस है कैपेसिटर, एक इंडक्टेंस है इंडक्टर की, रिएक्टेंस है इंडक्टर की, और एक रिएक्टेंस है कैपेसिटर की, यानी दोनों रिएक्टेंसेज हैं, या हम ये कह सकते हैं दोनों हमारे पास रिएक्टेंस यानी रेजिस्टेंसेज हैं, एक इंडक्टर की रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटर की रेजिस्टेंस। जब दोनों इक्वल हो जाएंगी तो रेजोनेंस का रिस्पॉन्स होगा, और उस वक्त मैक्सिमम रिस्पॉन्स जो ऑब्टेन होता है उसको हम फाइनलाइज करते हैं। यहाँ पर एक्सएल और एक्सी इक्वल हो गया, लेकिन डायग्राम के लिहाज से भी देखिए आप, एक्सी की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड, एक्सएल वर्टिकली डाउनवर्ड, और दरम्यान में एक रेजिस्टर लाइन है। ये दोनों तो इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो गए, तो बाकी सिर्फ क्या बची है, ओनली लाइन रेजिस्टर की। तो ये हमारे पास सीरीज रेजोनेंस सर्किट ओनली रेजिस्टिव सर्किट होता है। एक्सएल ओमेगा एल, एक्सी 1/ओमेगा, इसे दोनों को मल्टीप्लाई करें 2πfl 1/2πfc, एफ से मल्टीप्लाई होगा एफ स्केयर हो गया, और एफ स्केयर 1/4πr² एल सी अंडर रूट, दोनों तरफ स्केयर रूट लें तो हमारे पास एफ का आंसर आएगा क्या, 1/2π अंडर रूट। ये तो मैथमेटिकल सिचुएशन थी। कंडीशन की तरफ आते हैं, जब एक्सएल एक्सी के इक्वल रेजोनेंस अकर हो जाएगी, फार्मूला ये जो उसको रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी कहते हैं 1/2π अंडर रूट। और रेजोनेंस पे याद रखिएगा इंपीडेंस हमेशा मिनिमम होगी, इंपीडेंस मिनिमम मतलब रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया। रेजोनेंस में इंपीडेंस सिर्फ रेजिस्टिव होती है, क्योंकि मैं आपको बताया एक्सएल और एक्सी कैंसिल होकर सिर्फ रेजिस्टर बचता है, बिकॉज एक्सएल एक्सी बिकम्स इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल ईच अदर्स। और याद रखिएगा रेजोनेंस पे पावर फैक्टर हमेशा 1 होगा, क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज होते हैं रेजिस्टिव सर्किट में। और मैं अभी बता चुका हूँ पहले कि ये रेजिस्टिव सर्किट है, और थीटा क्या बनेगा 0 डिग्री, और पी आई इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, और वी आई कॉस थीटा में ये जो कॉस थीटा है दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर। और थीटा को क्या कर दिया 0, क्योंकि सर्किट कौन सा है रेजिस्टिव, और रेजिस्टिव में वोल्टेज और करंट दोनों क्या होते हैं इन फेज, और जब दो वैल्यूज इन फेज होती हैं वो पैरेलल होती हैं, और पैरेलल में एंगल 0, तो कॉस 0 क्या हो गया 1। तो कॉस थीटा को मैंने क्या कहा ये पावर फैक्टर है, और उसकी वैल्यू क्या है 1, क्योंकि जब थीटा क्या होता है 0 तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा 1। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 विच इज लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, एट रेजोनेंस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर एंड इंडक्टर विल बी लार्ज देन द सोर्स वोल्टेज। जो वोल्टेज ड्रॉप होगा कैपेसिटर और इंडक्टर में वो लार्ज हो जाएगा किससे, सोर्स वोल्टेज से। यानी आप ये कह सकते हैं कि वोल्टेज की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो गई है सोर्स वोल्टेज की निस्बत। उसकी वजह क्यों है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इम्पीडेंस जो है वो स्मॉल आ रही है, पावर फैक्टर क्या हो रहा है हमारे पास 1 आ रहा है, और एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है मैक्सिमम। तो जो वोल्टेज कैपेसिटर इंडक्टर में होगा साया वो ज़्यादा होगा सोर्स वोल्टेज की निस्बत। डायग्राम की तरफ आता हूँ तो देखिएगा हमारे पास कभी इंडक्टिव सर्किट, कभी कैपेसिटिव सर्किट, कभी कैपेसिटिव सर्किट, कभी इंडक्टिव सर्किट, लेकिन एक ऐसा लम्हा ऐसा आता है जहाँ फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम आ रही होती है, सॉरी ऐसी फ्रिक्वेंसी है जहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आ रहा होता है। जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आता है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर करंट क्या हो जाएगा मैक्सिमम, और जब करंट मैक्सिमम होगा तो इम्पीडेंस क्या होगी मिनिमम, और इस पॉइंट पर जहाँ करंट मैक्सिमम हो इम्पीडेंस मिनिमम, दिस इज कॉल्ड रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी। तो ये हमारा टॉपिक था। एक मैंने पढ़ाया आरसी सीरीज़, एक पढ़ाया आरएल सीरीज सर्किट, और एक पढ़ाया कौन सा सीरीज रेजोनेंस सर्किट। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलता हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ लिखा दोज टाइप ऑफ वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, यानी ऐसी है हमारे पास वेव जिसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती, उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, जैसे लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स। मैक्सवेल्स ने सबसे पहले इसके रिजल्ट को पोस्टुलेट्स किया। मैक्सवेल के हवाले से मैक्सवेल्स की इक्वेशन है वो आगे नेक्स्ट क्लासेस में आप पढ़ेंगे बीएससी के अंदर, जिसको मैक्सवेल्स इक्वेशन कहते हैं। वो 4 मैक्सवेल्स की इक्वेशंस हैं, और वो क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रेरित होती है, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी आप ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्लेन करने के लिए उसने डायग्राम ड्रॉ की है। एक पाइप है ये क्रॉस सेक्शन जिसकी लाइन वैल्यू है ए से लेकर बी तक लेंथ है, करंट पास किया जा रहा है इसके अंदर से। तो जब किसी वायर में करंट पास करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है मैग्नेटिक फील्ड। और आगे देखें व्हेन करंट पास थ्रू द पोर्शन ए बी देन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट इन सर्कुलर फॉर्म। अब ये हमारे पास सेंट्रल था रॉड जिसका नाम मैंने ए बी कहा था ऊपर, उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक लाइंस पैदा होंगी। जो मैग्नेटिक लाइंस किस पोर्शन में पैदा होंगी, सी और डी में भी। अगर मैग्नेटिक फील्ड ए और बी में करंट की वजह से पैदा हो रही हैं तो वो डेफिनेटली सी और डी को भी तो टच कर रही होंगी, क्योंकि दोनों के दोनों मेटल के बने हुए हैं। जब सी और डी में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सी डी के इर्द गिर्द फिर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती जा रही है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो डेफिनेटली हमारे पास उसके इर्द गिर्द क्या पैदा होता जा रहा है, करंट। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सेंट्रल वायर सेंट्रल रॉड में इलेक्ट्रिक करंट पास करने से इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड, तो हम ये कहेंगे करंट ने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की।
जो मैग्नेटिक फील्ड सी और डी पोर्शन में है उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या पैदा होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक, फिर मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक, यानी ये तरीका चलता रहेगा, प्रोसेस चलता रहेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग अलोंग पोर्शन ए बी एंड ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फ्लक्स आल्सो चेंज इन द पोर्शन सी डी। जब ए बी में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सी डी में क्या होगा, चेंज, जो क्रिएट करेगा किसको, वेव्स को, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इस फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और हम रिजल्ट्स मालूम कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस फॉर्मूले से, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा जो फर्स्ट में पढ़ा हुआ, या c इक्वल्स टू एफ लैम्डा, जहाँ c स्पीड ऑफ लाइट है और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है सेम वही है जो स्पीड ऑफ लाइट है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड वही होती है जो लाइट की स्पीड की वैल्यू होती है। डायग्राम की तरफ आता हूँ। डायग्राम में एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट और एक मैग्नेटिक फील्ड बी का कंपोनेंट है, दोनों आपस में देखिए एंगल 90 के ऊपर एडजस्टेड है। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, रेफरेंस लाइन है, ये वर्टिकल कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिक के और ये उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट मैग्नेटिक के। तो जब हमारे पास वेव यूँ डिस्ट्रीब्यूट होती जाती है, स्कैटर्ड होती जाती हैं, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स की पूरी की पूरी शेप है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के दोनों एंगल 90 है, और यह ऑर्थोगोनल है। ये वेव्स की, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की टाइप्स की बात करते हैं तो माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स, गामा रेज, तो ये एक्स रेज, ये सारी की सारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। तो ये सारा टॉपिक था मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।